हेलो माय सीए फाउंडेशन फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। ओके, तो टारगेट सीरीज हमारी 20 डेज टारगेट सीरीज, हाँ, सीए में सीए फाउंडेशन के लिए चल रही है। और डे 7 पर हम बेसिकली आ गए हैं। हमने डिमांड वाला जो कंटेंट है, जैसा मैंने बताया था, वो टॉपिक जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अच्छा खासा, क्योंकि हमारी डेली लाइफ से रिलेट करता है और ईजी भी है, वो कवर करा। आज हम मूव कर रहे हैं दोस्तों सप्लाई के ऊपर। सप्लाई भी डिमांड की तरह हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक थ्योरेटिकल सेक्शन होगा और एक इलास्टिसिटी होगा। ओके, तो थ्योरी वाला सेक्शन हम वाइंड अप करेंगे और फिर इन दोनों से किस तरीके से इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डे 7 एंड वी आर गोइंग टू डू थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखो, हमें यही समझना है कि सप्लाई का एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है, सप्लाई एक कॉन्सेप्ट क्या है, इसका लॉजिक क्या है। ओके, तो डिमांड जैसे आपने बताया कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है, एक पर्टिकुलर बायर है, उसकी विलिंगनेस है कि मैं ये चीज खरीदूं, उसे वो खरीदने की क्षमता भी रखता है, पे करने की क्षमता भी रखता है, ठीक है, और एक अलग अलग प्राइजेस पर उसकी वो अलग अलग कमोडिटीज जो है बाय कर सकता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, डिमांड। अब ठीक जैसे डिमांड में आपने एक कंज्यूमर के नजरिए से सोचा, एक बायर के नजरिए से सोचा, सप्लाई में जस्ट आपको एक सेलर के नजरिए से सोचना है। सेलर क्या है? जो अपनी कमोडिटीज को बेचना चाहता है मार्केट में। भाई उसने वो खुद प्रोड्यूस करी या ट्रेड करी, अब उसे वो मार्केट में बेचना चाहता है। अलग अलग प्राइजेस पर वो अपनी अलग अलग कमोडिटीज को, अलग अलग यूनिट्स को बेचना चाहता है और उसके बदले अपना प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल डेफिनेशन जो बेसिकली हमारे डिमांड की सप्लाई की बन जाती है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी मींस द क्वांटिटी विच, इसको ध्यान दीजिएगा, अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल, जो वो बेचना चाहता है, या फिर आप कह सकते हैं ऑफर्ड फॉर सेल, जो वो बेचने के लिए अपनी शॉप में उस कमोडिटी को रखता है। अलग अलग प्राइजेस पर, अलग प्राइस हो, कम प्राइस है, ज्यादा प्राइस है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू जो है डिसाइड करता है। बट द थिंग इज कि वो बेचना चाहता है। इट इंडिकेट्स दैट क्वांटिटी दैट अ फर्म इज विलिंग टू ब्रिंग इन द मार्केट एट वेरियस प्राइजेस। भाई प्राइस चेंज होगा, जैसे डिमांड प्राइस के साथ चेंज होती है, उसी तरीके से जो सप्लाई है वो भी चेंज होगी। तो प्राइस कब ज्यादा है, कब कम है, हमें कितनी सप्लाई बेचनी चाहिए, ये तमाम चीजें जो हैं इस कॉन्सेप्ट को कवर करती हैं। तो ओके, सो द थिंग इज, डिमांड क्या था? विलिंगनेस टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। ओके, ये क्या है? विलिंगनेस टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस, यही फर्क है। कुछ फीचर्स इसके, इट इज नॉट व्हाट एक्चुअली सोल्ड। एक्चुअल में जो बिका, एक्चुअल में जो बिका, ठीक है, वो सप्लाई नहीं होता। ध्यान दीजिए, समझिए, इसमें आपका एक स्टॉक एंड सप्लाई में भी मैं आपको डिफरेंस साथ साथ क्लियर करता हूं। देखिए बिल्कुल समझिएगा। मान लीजिए आपकी शॉप है, ओके, ये आपकी शॉप है, शॉप, और इसी के साथ ही मान लीजिए आपने अपना गोडाउन बनाया हुआ है। ओके, भाई स्टॉक यहां पे पड़ा रहता है, रॉम आपका जो मटेरियल है, कमोडिटी यहां पड़ी रहती है, जब लगता है आपको कि शॉप में रखना चाहिए, आप उठा के यहां रख देते हो। ओके, अब यहां पर मैं अगर एग्जांपल के लिए अज्यूम करूं दोस्तों, तो मान लीजिए यहां पर आपकी 500 यूनिट्स है, कितनी? 500 यूनिट्स है, और दुकान में भी आपने 700 यूनिट्स रखी हुई है, 500 और आपका 700। कोई पूछे कि आपका स्टॉक कितना है या आपकी सप्लाई कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर समझिएगा, यहां पर आपका जो स्टॉक है वो 1200 है और जो सप्लाई है वो 700 है। ओके, स्टॉक का मतलब टोटल अवेलेबल सामान आपके पास क्या है, चाहे वो शॉप में रखा हो, गोडाउन में रखा हो, गोडाउन से बाहर रखा हो, वट आपके पास उसका राइट है, दैट इज योर स्टॉक। ओके, सप्लाई जो आप बेचना चाहते हो, यार जो बेचना चाहते हो वही तो शॉप पे रखा जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई कस्टमर आया दुकान में, आपने उसको सामान दिखाया, उसे पसंद नहीं आया तो आप उसको गोडाउन में ले जाते हो। ऐसा तो नहीं होता ना। जो बेचना चाहते हो आप, वो अपने सप्लाई पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखा हुआ है, वो सप्लाई होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि 700 के 700 बिक जाए, सारा का सारा बिक जाए, बिका इसमें से 400, तो दैट इज एक्चुअल सेल, वो सेल है, वो सप्लाई नहीं है। ओके, तो इसीलिए जो बेसिकली बिकता है खाली उसको सप्लाई नहीं बोला जाता, जो बेचने के लिए अवेलेबल है वो सप्लाई होता है। साथ ही इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो आज एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में, ये नहीं कि अभी कितनी सप्लाई है, नहीं, आज के समय कितनी सप्लाई है, नहीं, एक ड्यूरेशन हम मान के चलते हैं और उसमें सप्लाई को कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है। एंड विलिंगनेस एंड एबिलिटी,
ठीक है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी डिमांड की तरह यहां पर भी दोनों होनी चाहिए। मैं सप्लाई करना चाहता हूं 10,000 यूनिट्स की, तो दैट्स चाहता हूं, लेकिन आपके पास स्टॉक ही नहीं है उतना, तो कैसे आप उसको सप्लाई कर पाओगे? ओके, तो एबिलिटी इज व्हाट, कि आपकी कैपेसिटी, कि आप सप्लाई कर सकते हो, आपके पास कमोडिटी अवेलेबल है, ये दोनों चीज होती है। ओके, तो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, बिल्कुल सिंपल। वो विलिंगनेस टू बाय था, ये विलिंगनेस टू सेल है। वहां पर भी पॉसिबल प्राइजेस थे, यहां पर भी एवरी पॉसिबल प्राइस है। ओके, अब सबसे पहले जैसा कि मैं आपको डिस्कस कर ही रहा हूं, यहां पे ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि सर आपने भी प्राइस का हिंट दे दिया है, प्राइस, अलग अलग प्राइस, वेरियस प्राइस, पॉसिबल प्राइस, हिंट दे दिया है। तो इसका मतलब यहां पर भी जिस तरीके से डिमांड का रिलेशन होता था प्राइस के साथ, यहां पर भी अच्छा खासा रिलेशन होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा दोस्तों। ओके, तो एक बार प्राइस के साथ इसका रिलेशन देख लेते हैं। देखो बड़ा सिंपल है, एक तरफ मैं कंसिडर कर रहा हूं प्राइस, इधर हमारा आ गया क्वांटिटी सप्लाइड, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड की तरह इसको क्वांटिटी सप्लाइड बोला जाएगा। इसमें एक चीज याद रखिएगा, प्राइस 100 रुपए है, आप सेलर हैं, ठीक है, आप किसी कमोडिटी की 1000 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। प्राइस अगर उसका बढ़ जाएगा, आप उसकी सप्लाई भी बढ़ा दोगे, प्राइस उसका बढ़ जाएगा, आप उसकी सप्लाई और बढ़ा दोगे, और यही प्राइस अगर कम होता तो आपकी उसकी सप्लाई जो है वो भी कम कर देते। ठीक है, तो कैसा रिलेशन हुआ सर, प्राइस बढ़ने पर जो सप्लाई है वो बढ़ रही है, प्राइस कम होने पर जो सप्लाई है वो कम हो रही है। सो इट इज क्लियर कट, बिल्कुल अपोजिट है डिमांड के, यहां पर पॉजिटिव रिलेशन होता है। ओके, आपके मन में यही डाउट आएगा कि सर अगर प्राइस बढ़ता है तो लोग कम डिमांड करते हैं, अगर लोग कम डिमांड कर रहे हैं तो सप्लाई भी कम होनी चाहिए, वो ज्यादा सप्लाई करके क्या करेगा? देखिए यहां पर पहली बात तो डिमांड को कंफ्यूज मत करिए, साथ में मत लेके आइए। आपने डिमांड बिल्कुल सेपरेट पढ़ा अभी क्लियरली, अभी हम सप्लाई क्लियरली अलग तरीके से पढ़ेंगे, उसको कोरिलेट नहीं करेंगे डिमांड के साथ। दोनों को, जो चीज आपके दिमाग में चल रही है ना कि सर डिमांड प्राइस बढ़ने पर कम हो गई तो सप्लाई भी कम करो, वो हम मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर में समझेंगे। यहां पर आप एक इंडिविजुअली सप्लायर का थॉट लगाइए, इंडिविजुअली सप्लायर का थॉट लगाइए। आप एक सप्लायर है, आप एक सेलर है, जब प्राइस बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ता है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है, प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और एज अ सेलर, एज अ सप्लायर आप चाहते हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, तो इसीलिए इस सिचुएशन में दोस्तों प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम हो गया मार्जिन गिर गया, मार्जिन गिर गया तो क्या कमाएंगे, तो छोड़ो सप्लाई कम करो। अभी सप्लायर का नजरिया जो है वो आपको लगाना है, डिमांड के साथ कोरिलेट हम इसको मार्केट इक्विलिब्रियम में करेंगे। ओके जी, बराबर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको अगर मैं डायग्राम पे बनाऊं तो बड़ा सिंपल सा डायग्राम बन जाता है, जैसा कि डिमांड वाला चैप्टर हमें बहुत हेल्प करेगा। यहां पर प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाई, डिमांड का नेगेटिव रिलेशन था, डाउन स्लोप डाउनवर्ड्स था, पॉजिटिव रिलेशन में स्लोप अपवर्ड्स जाएगा। इस तरीके से ओरिजिन से नहीं बनाते यूजुअली इसको, जब हम थ्योरी को समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, क्यों मार्केट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर प्राइस था P1, क्वांटिटी थी Q1, प्राइस P से P1 पर चला गया, क्वांटिटी भी Q से प्राइस P1 से P2 पर चला गया, क्वांटिटी भी Q1 से Q2 पर चली गई, तो चेंज हुआ है, दैट इज अ पॉजिटिव रिलेशन। ओके, सो अभी तक दोस्तों हमने क्या देख लिया, ये डिमांड है, इधर सप्लाई है, ये विलिंगनेस टू बाय, विलिंगनेस टू सेल सर, प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन था, प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन सर, इसका डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड, डिमांड कर जो था वो स्लोप डाउनवर्ड्स होता था, सप्लाई कर स्लोप अपवर्ड्स होता है। ओके, ये दोनों की क्लैरिटी हमें हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों यहां पर जैसे डिमांड में आपने इंटरेस्टिंगली ये टॉपिक पढ़ा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें अगर चेंज हो तो डिमांड पर असर पड़ेगा, ऐसे ही मतलब एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, और नाम बताओ, और बहुत सारे नाम याद करे थे हमने सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड बोले सर, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बोले सर, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड बोले, इन सबका मतलब एक है, और अगर डिमांड फंक्शन बोले तो सेम कंसेप्ट, यहां पर भी वही है, सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन है तो आपको कोई कह रहा है कि ये आपके फैक्टर्स हैं, तो एक ही बात है, कोई कह रहा है डिटरमिनेंट्स है, कोई कह रहा है एलिमेंट है, तो एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है ये दोस्तों हमारे सामने आ गए, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द अदर गुड, नंबर ऑफ फर्म, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक्सपेक्टेड प्राइस, गोल्स ऑफ फर्म।
मैं लॉजिक के साथ साथ आपको इनको याद करने का शॉर्टकट तरीका भी बताता हूं। देखो, प्राइस ऑफ द गुड, यू ऑलरेडी डन विद दैट सर, पॉजिटिव रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम सप्लाई कम। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरा पर्पस वही है कि आपका काम आसान हो जाए। प्राइस ऑफ अदर गुड, ठीक है, इसको रेड पेन से ही रखें क्या, ब्लू से रख लेते हैं, चलो ठीक है, अलग से दिखेगा। प्राइस ऑफ अदर गुड, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्राइस, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी आप लिख लीजिएगा प्राइस ऑफ फैक्टर्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स। ये एक पॉइंट आ गया, तीन प्राइस मिल गए मुझे, एक दो तीन, तीन प्राइस मिल गए मुझे, ठीक है। प्राइस ऑफ द गुड तो था ही, उसके अलावा तीन प्राइस और मिले। इसका पॉजिटिव रिलेशन है, इन सब का नेगेटिव रिलेशन होता है, इन सब का नेगेटिव रिलेशन होता है। अरे हैंग कर गया क्या, हाँ नहीं चल पड़ा, ठीक है। अरे चल भाई, आज बहुत हैंग कर रहा है हमारा बोर्ड, बड़ी मेहनत कर रहा है ये भी आजकल, ठीक है, हैंग कर जा रहा है, ये देखो। चलो 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 चलो, अरे चल क्यों नहीं रहो, पेन चेंज करूं क्या? अरे ये ब्लू नाराज हो गया भाई, ये देखो, अरे अरे खैर व्हाटएवर, मैं कुछ लिखूं यहाँ पे, लिखा भी नहीं जा रहा, खाली डॉट भी नहीं डल रही। मैं स्लाइड चेंज कर पा रहा हूँ, स्लाइड चेंज कर पा रहा हूँ, अब तो चल जा भाई, बड़ी समस्या है यार। व्हाटएवर, छोड़ो, अभी थोड़ा उसको रेस्ट, हाँ देखो मैं कह रहा था ना थक रखा है, रेस्ट ले रहा है शायद। अब ठीक हुआ कि अभी भी नहीं हुआ, पता नहीं, अभी शॉर्ट करेंगे इसको, ध्यान दो, पहले समझो। मैंने बोला प्राइस का ऑफ द गुड का पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, बाकी सबका नेगेटिव रिलेशन। मतलब अगर ये सारे प्राइस बढ़ेंगे अकॉर्डिंगली अपने केस में, तो सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर प्राइस आपका कम होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे प्राइस ऑफ अदर गुड की बात करता हूं, प्राइस ऑफ अदर गुड की बात करता हूं दोस्तों, अगर प्राइस ऑफ अदर गुड, इसको पीओ से डिनोट कर रहे हैं, प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड अगर बढ़ जाएगा, आप कोक की सप्लाई करते थे, लेकिन अचानक से आपको पता चला कि पेप्सी के प्राइस बढ़ रहे हैं, पेप्सी के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या है कि पेप्सी पर जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो गया, पेप्सी पर प्रॉफिट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अरे भैया आप कहोगे कोक छोड़ यार, जो सप्लाई है, जो सप्लाई है किसकी, ओ अदर गुड की, मैं उसी को बेचूंगा, और मेरा जो गिवन गुड है कोक है, सप्लाई ऑफ गिवन गुड, छोड़ना यार, इसमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। जिसकी तरफ प्रॉफिट ज्यादा है, यहां पे कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब इस वाली लाइन में कुछ गड़बड़ है, हाँ यहाँ कुछ दिक्कत हो गई है, बेचारे को बुखार हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ अदर गुड छोड़ो, जब आपको दिख रहा है प्राइस ऑफ अदर गुड बढ़ रहा है, वहां पे प्रॉफिट ज्यादा, तो अदर बेचेंगे, हम अपना नहीं बेचेंगे, ठीक है। ऐसे ही प्राइस ऑफ फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यार देखो प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल, मशीनरी, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चाहिए होता है, ये क्या होते हैं हमारे फैक्टर्स, और इनका प्राइस अगर खुद सोचो, बड़ी सिंपल सी बात, सर मैं रॉ मटेरियल का एग्जांपल लेता हूं, सर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है ना, रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी सर, वो भी बढ़ जाएगी, खर्चा ज्यादा हो गया बनाने में, नतीजा हमारा जो प्रोडक्शन है और हमारी जो सप्लाई है वो गिरने लग जाएगी, नेगेटिव रिलेशन। इस वाले पे यहां पेन नहीं चल रहा है, यहां चल रहा है, यहां कुछ दिक्कत है इस वाले एरिया में, पर मैं समझा देता हूं। एक्सपेक्टेड प्राइस अगर लग रहा है, हाँ यहां लिख देते हैं, अगर लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, आपका पेट्रोल पंप है, आपको खबर मिल रही है कि आज रात को पेट्रोल मिनिस्ट्री प्राइस को रिवाइज करेगी, और पूरे चांसेस है कि प्राइस बढ़ेगा, पूरे चांसेस हैं कि कल जो है प्राइस बढ़ जाएंगे हमारे क्या नाम है पेट्रोल के। आप आज इस वजह से सप्लाई को कम कर दोगे भैया, आगे अरे एक्सपेक्टेड फ्यूचर में प्राइस ज्यादा मिल रहा है ना, तो प्रॉफिट मार्जिन फ्यूचर में ज्यादा होगा, तभी बेचेंगे, अभी थोड़ा सामान रोक दो। बिल्डर जो होते हैं, गोल्ड वाले जो होते हैं, पेट्रोल वाले जो होते हैं, अक्सर ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये रटने का तरीका, याद करने का तरीका, नंबर ऑफ फर्म्स का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फर्म्स कम है तो सप्लाई भी कम होगी। टेक्नोलॉजी दोस्तों, ये वर्ड आ जाता है, टेक्नोलॉजी जब भी एफिशिएंट होती है, अच्छी होती है, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, और नतीजा
सप्लाई बढ़ जाती है। ये एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है टेक्नोलॉजी के साथ। टेक्नोलॉजी जब भी आएगी वो एफिशिएंट होकर आएगी, इंप्रूव्ड होकर आएगी। और उसका काम क्या होता है कि पहले के मुकाबले वेस्टेज कम, रॉ मटेरियल कम यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगी, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। नतीजा हम सप्लाई बढ़ाएंगे। सप्लाई इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर एफिशिएंट की जगह क्या इनएफिशिएंट भी हो सकती है? और अगर इनएफिशिएंट होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। देखो इस पे अलग अलग थॉट्स ऑफ स्कूल है। अगर टेक्नोलॉजी इनएफिशिएंट होकर आएगी तो हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे ना, वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर ही बाहर हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या, पुराने वाला पैटर्न बना रहेगा और सप्लाई भी उतनी बनी रहेगी। लेकिन कई लोग इसको मतलब थ्योरेटिकली दिखाने के लिए कि अनएफिशिएंट हो गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी, ये वाला रवैया, ये वाला थॉट ऑफ स्कूल भी रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज पर। दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसीज में दो चीजें हैं। एक तो हमें समझना होता है कि टैक्स क्या है। ठीक है, टैक्स फाउंडेशन भी पढ़ रहे हो आप, ये देखो फिर यहां नहीं चल रहा पेन, टैक्स आपको इंटर में भी पढ़ाएंगे। और एक होता है सब्सिडी। सब्सिडी, ठीक है। टैक्स क्या होता है? फाइनेंशियल बर्डन। ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन। सब्सिडी क्या होती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल हेल्प। सरकार टैक्स क्या करती है? कलेक्ट करती है ना लोगों से, तो फाइनेंशियल बर्डन हो गया लोगों के ऊपर। आप सप्लायर जीएसटी का एग्जांपल ले लीजिए, इनकम टैक्स नहीं क्योंकि हम सप्लाई पढ़ रहे हैं। और सब्सिडी हेल्प हो गई कि आपको प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल वगैरह सस्ता प्रोवाइड करा देंगे। टैक्स के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, कुछ दिक्कत है भाई, नेगेटिव रिलेशन लिख लीजिएगा। सब्सिडी में पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे? देखो टैक्स अगर बढ़ गया, टैक्स का बर्डन अगर बढ़ गया एक सप्लायर के ऊपर, उसके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे। प्रॉफिट मार्जिन कम मतलब उसका सप्लाई फिर वो कम करना पसंद करेगा। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन। हाँ, सरकार अगर सब्सिडी बढ़ा दे, सब्सिडी जो है सरकार दे रही है कि लो भाई लो, तो ये तो फायदा है सप्लायर्स के लिए, उनके लिए बेनिफिट है। अरे फिर तो उनकी कॉस्ट ऑफ, सब्सिडी का सबसे पहला असर किस पे पड़ता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो सप्लाई हमारी छलांग मारेगी, सप्लाई हमारी बढ़ेगी। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज गोल्स ऑफ फर्म। दोस्तों यहां वाले पे पेन चल रहा है। गोल्स ऑफ फर्म में दो पार्ट में आपको समझा देता हूं। आज ये पता नहीं कैसे दिक्कत दे रहा है ये वाला एरिया। ठीक है, हमारे बोर्ड का गोल्स ऑफ फर्म में आपको समझा देता हूं, बिल्कुल सिंपल है। गोल्स ऑफ फर्म दो तरह के हो गए, हालांकि बहुत सारे गोल्स होते हैं लेकिन सप्लाई के मायने में दो गोल्स हो गए। एक होते हैं प्रॉफिटेबल फर्म्स और एक होते हैं नॉन प्रॉफिटेबल। नॉन प्रॉफिटेबल जो समाज सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सप्लाई कांस्टेंट रहती है। नॉन प्रॉफिटेबल की प्राइस बढ़े या कम हो, उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं उसके हिसाब से बनाकर वो सप्लाई कर देते हैं। नॉन प्रॉफिटेबल मतलब नॉन प्रॉफिटेबल फर्म्स में प्राइस चेंजेस का सप्लाई के ऊपर असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो प्रॉफिटेबल फर्म्स हैं जिनको मुनाफा कमाना है भैया, तो वो प्राइस के हिसाब से अपनी सप्लाई जरूर एडजस्ट करते हैं। प्राइस बढ़ेगा कम होगा, इवन अदर मार्केट कंडीशंस, उनकी सप्लाई में अकॉर्डिंगली चेंज आता है। ये छोटा सा पॉइंट हमें याद रखना है। हाँ, क्योंकि सेम वही चीज, एग्जाम हमारा जैसे एमसीक्यू बेस्ड है, एमसीक्यू के आधार पर है। ठीक है, फाउंडेशन में तो ये वाले जहां पे डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशन रहता है ना, ये क्वेश्चंस अक्सर ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चलो ये भी हो गया हमारा। अब अगली वही हेडिंग बड़ी प्यारी, लॉ ऑफ सप्लाई आ गया। लॉ ऑफ डिमांड हमने सर अच्छे से समझा, एग्जैक्टली उसी तर्ज पर लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई देखिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड, नंबर ऑफ फर्म्स, पीएफ प्राइस ऑफ फैक्टर्स या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अलावा आपका एक्सपेक्टेड प्राइस था ईपी, गोल्स ऑफ फर्म था, इसके अलावा आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज था और टेक्नोलॉजी था। ये हमारे मेन 8 फैक्टर्स जो हमने पढ़े। ओके, ये प्राइस है और ये सारे के सारे अदर फैक्टर्स हैं। वही डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपने डिमांड में करा। बहुत आसान, बहुत छोटा टॉपिक हो जाता है सप्लाई। डिमांड अच्छे तरीके से जब आ जाता है ना, तो बहुत छोटा चैप्टर हो जाता है हमारा सप्लाई, क्योंकि सारी टॉपिक, सारी हेडिंग आपकी रिपीट है। ये क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है? लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई आप साथ साथ लिख सकते हैं। स्टेट्स दैट कॉमा अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स से मतलब इन सबको कांस्टेंट रखो। व्हेन price of a commodity, when price of a commodity falls, its quantity supplied
also false, and vice versa, ठीक है जी। ये कहानी हमारे सामने आ जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, ये तो सेम डेफिनेशन है जो लॉ ऑफ डिमांड की थी। मैंने बोला ना, वही कंसेप्ट है, वही सारे लॉजिक हमें पढ़ने हैं। लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशन हुआ करता था जब हम डिमांड की और उसके प्राइस की बात करा करते थे। यहां पे पॉजिटिव रिलेशन है जिसका लॉजिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ एकमात्र चीज यहां पर यह है कि अगर आप चाहते हो कि ये लॉजिक बना रहे, प्राइस बढ़े सप्लाई बढ़े, प्राइस कम हो सप्लाई कम हो, तो ऑब्वियसली जो हमें अदर फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट रखने चाहिए। ये एक थ्योरी है, ये एक अजम्पशन है, ठीक है। ऐसा हमेशा पॉसिबल हो मार्केट सिचुएशंस में नहीं होता, बट हाँ, इस रिलेशनशिप को अगर आप समझना चाहते हो तो अदर फैक्टर्स का कांस्टेंट रहना जरूरी है। एंड यस अगेन दोस्तों, सेम अगर मैं यहां पे सिचुएशन देखूं तो सप्लाई कर्व मेरा स्लोप अपवर्ड्स बनता है जब मैं प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड यहां पे अज्यूम करता हूं। बिल्कुल सेम कंसेप्ट जो आपने पहले पढ़ा, कर्व का भी और लॉ ऑफ डिमांड में डेफिनेशन भी, कुछ चेंज नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज आगे और क्या, एक्सेप्शंस ऑफ, देख रहे हो सेम हेडिंग्स है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। देखो सारे फैक्टर्स हो गए, अदर फैक्टर्स हो गए, प्राइस हो गया, अदर फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रख रहे हो, सिर्फ प्राइस चेंज होगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। हम मान गए अदर फैक्टर कांस्टेंट है तो ऐसे ही होगा। लेकिन एक्सेप्शंस, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, उसके बावजूद भी जो आपकी बाकी चीजें हैं, ठीक है, वो आपकी प्राइस आपका चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, नहीं हो रहा, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी कम होनी चाहिए, नहीं हो रहा। दैट इज लाइक फेल्ड सिचुएशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा। तो बड़े सिंपल से एग्जांपल, फार्म प्रोड्यूस, पेरिशेबल गुड्स, आउट ऑफ फैशन गुड्स, इन सब में लॉ ऑफ सप्लाई मैटर नहीं करता। फार्म प्रोड्यूस क्या है, सीधी सी बात है कि भाई ये कंडीशंस पर, वेदर पर डिपेंड होते हैं बहुत ज्यादा। ये प्राइस मार्केट में ज्यादा चल रहा है, सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए, बारिश ज्यादा होगी, फसल खराब, क्या कर लोगे, है ना, क्या कर लोगे। तो ये सिचुएशंस क्या है कि अच्छा मार्केट में प्राइस कम चल रहा है, सप्लाई कम होनी चाहिए, पर प्रोडक्शन हो चुका है, फसल तैयार है, भैया बेचना पड़ेगा, प्राइस कम भी हो तो। फार्म प्रोड्यूस, इसमें सप्लाई नहीं अप्लाई करती। सेम ऐसी पेरिशेबल गुड्स, मिल्क जैसे इसमें आ जाता है, मिल्क आ जाता है, एग्स आ जाते हैं, पेरिशेबल गुड्स है ना, जो फ्रूट्स हमारे हैं। ये सब प्रोडक्ट क्या है भैया, जैसे दूध की बात करें, दूध मार्केट में दूध का प्राइस कम हो गया, अब खरीदने वाले को पता है, बेचने वाले को पता है, भैंस को थोड़ी ना पता है, गाय को थोड़ी ना पता है कि भाई क्या नाम है, प्राइस जो है चेंज हो गया, तो वो तो जितना सप्लाई थी वो करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो अपना खराब हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि भाई गाय से भैंस से दूध निकालना बंद कर दे, वो तो चीज पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज उनकी डेथ हो सकती है। क्लियर। तो कंडीशन यहाँ पे क्या कि ये बस पेरिशेबल है, शॉर्ट लाइफ है, कम है, ज्यादा है, इनको बेचना ही पड़ेगा। एंड आउट ऑफ फैशन गुड्स, आपकी शॉप थी, कोई एक पर्टिकुलर टी शर्ट वगैरह स्टाइल आप लेकर आए, उसका फैशन चला गया, प्राइस कम हो गया, लेकिन अपने स्टॉक में रख के क्या करोगे, उसका फटाफट से दुकान में डालो, औने पौने दाम पे जो है बेचो, अपना काम जो भी कुछ कॉस्ट वॉस्ट कुछ तो रिकवर हो। तो इन केसेस में लॉ ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई में हमने बोला कि सर आपने बड़ी सिंपल सी सिचुएशन बताई कि आपका क्या नाम है, एक तरफ आपने रखा प्राइस को और एक तरफ आपने रखा अदर फैक्टर्स को, ठीक है। आपने लॉ ऑफ सप्लाई में बोला सिर्फ ये चेंज होगा और ये आपके कांस्टेंट रहेंगे। तो सिर्फ अगर प्राइस चेंज हो रहा है, तो वो लॉ ऑफ सप्लाई है। तो क्या है वो, लॉ ऑफ सप्लाई है। और इसके दो सिचुएशन हो सकते हैं, इसकी दो सिचुएशन हो सकती है, रात तो प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो। नतीजा वही कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी बढ़ जाएगी, प्राइस कम होने पर क्वांटिटी कम हो जाएगी। इस सिचुएशन को दोस्तों एक्सपेंशन कहा जाता है। सर ये भी सुना सुना लग रहा है, ये भी डिमांड में पढ़ा था, और इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो लॉ ऑफ सप्लाई के जो दो पार्ट है चेंजेस के, वो हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में पढ़ते हैं। अभी इसको शुरू कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह बताओ कि अदर फैक्टर्स जो आपने लॉ ऑफ सप्लाई में डांट के चुप करा दिए कि तुम चेंज नहीं होगे, क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे क्या, उनमें कभी चेंज नहीं होगा? अरे सर बिल्कुल चेंज, पूरी संभावना है, उसमें चेंजेस की पूरी संभावना है, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज होंगे, उनमें बिल्कुल परिवर्तन आएगा।
तो उसकी वजह से डिमांड, प्राइस क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन जो सप्लाई, माफ कीजिएगा डिमांड नहीं, जो सप्लाई है वो आपकी बढ़ भी सकती है और वो सप्लाई आपकी कम भी हो सकती है। भाई प्राइस ऑफ अदर गुड बढ़ गया, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गए, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, सब्सिडी बढ़ा दी, मशीनरी रॉ मटेरियल सस्ते हो गए, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई जो है बढ़ जाएगी। और अगर प्राइस ऑफ अदर गुड कम हो गया, आपका प्राइस ऑफ अदर गुड, पहले शायद मैंने क्या बोल दिया था, प्राइस ऑफ अदर गुड कम हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन वाला बोलना था। अगर प्राइस ऑफ अदर गुड बढ़ गया, मशीनरी महंगी हो गई, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, सब्सिडी कम कर दी, तो उस कंडीशन में सप्लाई जो है आपकी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों केस दोस्तों हमें चेंज के रूप में कवर करने होते हैं, ठीक है। आइए दोनों को डायग्रामेटिकली कवर करते हैं, ठीक है। जब सिर्फ प्राइस में चेंज की वजह से, जब सिर्फ प्राइस में चेंज की वजह से आपका सप्लाई में चेंज हो, अदर फैक्टर कांस्टेंट है। दो टाइप्स होते हैं सर, ऑलरेडी आपने बता दिया और हमें याद भी आ गया। एक होता है सर एक्सपेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक होता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको अगर हम डायग्राम पे प्रॉपरली समझाएं, बड़ा आसान है। एक्स देखो, फिर यहां पे कुछ दिक्कत आ गई ना, 0 y, इधर प्राइस आ गया, इधर क्वांटिटी सप्लाइड आ गई, ये सप्लाई कर्व है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। एक्सपेंशन में प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो आपने प्राइस नया लिया, P1 ऊपर की तरफ लिया, ये क्या बता रहा है कि सर जो कॉम्बिनेशन है वो ऊपर की तरफ चला गया, इसको Q1 नाम देना, पेन नहीं चल रहा है। तो ये हुआ हमारा अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। प्राइस बढ़ने पर जब ऊपर मूवमेंट हुआ, क्वांटिटी भी बढ़ गई, दैट इज एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन सर, वी नो दैट, इसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा। प्राइस P था, क्वांटिटी Q थी, प्राइस P1 पर कम हो गया, क्वांटिटी Q1 से कम हो गई, क्वांटिटी Q1 से कम हो गई, ठीक है। इसको बोला जाएगा आपका यस डाउनवर्ड मूवमेंट। इट इज व्हाट, डाउनवर्ड मूवमेंट। प्राइस कम होने पर क्वांटिटी कम। बराबर है, बिल्कुल परिस्थिति इक्वल है, हाँ जी सर बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा, ये अदर फैक्टर्स में चेंज की वजह से। इनका डायग्राम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है बट आसान है सर। दो ही केस हैं, या तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी या सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। x 0 y, इधर आ गया हमारा प्राइस, इधर आ गया क्वांटिटी। ये देखो यहां नहीं चल रहा, क्वांटिटी आपने लिखना है सर। ये सप्लाई कर्व है, ये मेरा प्राइस है और ये मेरी क्वांटिटी। तो S से S1 पर बिल्कुल राइटवर्ड शिफ्ट, बिल्कुल डिमांड वाला कंसेप्ट है। प्राइस कांस्टेंट रहा और क्वांटिटी हमारी बढ़ जाती है, क्वांटिटी हमारी बढ़ जाती है। ओके, क्यों बढ़ जाती है सर, अभी बताया। प्राइस ऑफ अदर गुड कम हो गया, प्राइस ऑफ अदर गुड, सप्लाई बढ़ रही है ना, नेगेटिव रिलेशन लगा दिया, प्राइस ऑफ अदर गुड कम हो गया, प्राइस ऑफ फैक्टर कम होने की, फैक्टर कम हो गए, एक्सपेक्टेड प्राइस कम होने की संभावना है, सरकार ने टैक्स कम कर दिया, सब्सिडी बढ़ा दी, ये सब रीजन है, तमाम रीजन है। और एग्जैक्टली यहां पर भी इस सिचुएशन में सर ये सप्लाई कर्व और इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये राइटवर्ड शिफ्ट, ये राइटवर्ड शिफ्ट था, ये लेफ्ट हैंड शिफ्ट है डिक्रीज के केस में। ओके, तो दोस्तों ये सप्लाई का थ्योरेटिकल कंटेंट हमारा पूरा का पूरा कवर होता है। बड़ा सिंपल था, जल्दी फटाफट से हमारा हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम इलास्टिसिटी तो इसका खत्म कर ही लेंगे, हो सकता है मार्केट इक्विलिब्रियम का टॉपिक भी कवर करें। ओके, और डिक्रीज के रीजन आप मुझे लिख के बताओगे कमेंट बॉक्स में क्या है, क्या रीजन बनते हैं। ओके जी, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट वाली सीरीज कंटिन्यू रहेगी हमारी टारगेट सीरीज, और नेक्स्ट वाले में हम अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज टेक केयर।